हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए या परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बहुभाषी जो कक्षाएं होती हैं वह एक शिक्षक को उसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि बहुभाषी कक्षाएं ये जो होती हैं वो एक टीचर के लिए एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक समस्या या किसी बाधा या किसी परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता का सूचक है। ऑप्शन नंबर बी है, इनके चिंतन को समझने के अवसर में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए या बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई यानी कि शिक्षार्थी जो गलती करते हैं उनसे जो त्रुटि होती है वह उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब गलतियां करते हैं तो उनकी गलतियों के माध्यम से ही हमें ये पता चल पाता है कि आखिर हमें बच्चों को किस तरीके से टीचिंग प्रोवाइड करानी चाहिए और अपने एक टीचर जो है उसे अपने जो पढ़ाने की शैली है उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के जो गलती होती है बच्चों की, जो टीचर को इन सारी चीज़ों को समझने में सुविधा प्राप्त करती है। तो इसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक। तो ये गलत है कि ये असफलता का सूचक है, बल्कि गलतियां जो होती हैं वो एक सीखने का माध्यम होती हैं। गलतियों के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि आखिर हमें अपनी कमियों को कैसे फुलफ़िल करना है। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है कि इसे कठोरता से निपटानी जानी चाहिए, बल्कि बच्चों के साथ कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम भाव से उनकी जो समस्या है, अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उन्हें प्रेम भाव से उसे सुधार करना चाहिए, ना ही उनकी कठोरता के साथ करना चाहिए। या बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का अच्छा अवसर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बच्चों को किसी भी तरह का कमज़ोर या उत्कृष्ट इस रूप से उन्हें लेबल नहीं देना है, क्योंकि सभी बच्चे समान हैं और ना ही किसी को कम के रूप में आंकना है और ना ही किसी को ज़्यादा के रूप में आंकना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह किनका कथन है? पैवलव का, युंग का, पियाजे का या स्किनर का? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांत की रचना करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुमान, अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। चाइल्ड सेंटर्ड जो होती है शिक्षा, उसमें क्या होता है कि बच्चों को सेंटर में रखा जाता है और बच्चों की जो अभिव्यक्ति होती है, उनकी जो सक्रिय भागीदारी होती है, उनको महत्व देना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर सेंटर में होंगे, बच्चे किसी कार्य को अगर खुद करके सीखेंगे तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। इसलिए बच्चे को हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग से जोड़ना है। बच्चे की सक्रिय भागीदारिता किसी चीज़ में हो तो वो उसे काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। सिर्फ शिक्षा का अनुकरण करने से ही बच्चे नहीं सीख जाएंगे, बल्कि इसमें बच्चे की क्या, यानी कि उसके क्या अपने थॉट हैं, उसमें क्या क्रिएटिविटी है, वो भी तो बाहर आना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि बच्चे और भी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना तो ठीक है, लेकिन इससे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना, बच्चों को स्वतंत्रता देनी है। ऐसा नहीं है कि वे अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, तो ये सारे जो दोनों ऑप्शन हैं उनसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों को की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। जिस ऑप्शन में बच्चे एक्टिव हों वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तो ये ऑप्शन सही नहीं है कि बच्चे को कोई भी सहायता नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ा है, जिसमें क्या है कि अगर बच्चे किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें उन्हें अगर थोड़ा सा सहयोग दिया जाए तो उस कार्य को वो आसानी से कर सकते हैं। तो अगर बच्चों को स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड कराई जाए तो वो आसानी से किसी चीज़ को कर सकते हैं। तो बच्चों को सहायता देना बल्कि अच्छा माना जाता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि उस पर एक भाषण देकर, तो सिर्फ भाषण देने से ही ऐसा नहीं है कि बच्चे एक्टिव हो जाएंगे और वो बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो सिर्फ भाषण देना कोई बेस्ट टीचिंग नहीं है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाना और सबसे पहले जो कार्य करते हैं उनको पुरस्कार देना। तो इससे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। अगर मान लीजिए अगर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि आप इस कार्य को अब कीजिए, तो क्या है कि बच्चे उस कार्य को आसानी से कर लेंगे। क्योंकि अगर ये भी समझा जाता है कि अगर कोई भी अगर बड़ा कार्य है तो उसको करने में बच्चों को समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन उसी कार्य को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो बच्चे उसे आसानी से कर लेते हैं। तो इसलिए इस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उनको निर्देश लिखकर इस तरीके से शिक्षक जो हैं वो बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चे ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करें, तो ये सही नहीं माना जाता है। क्योंकि बच्चे से क्या है, बच्चे इसे रट रहे हैं और वैसे भी
रटंत विद्या को यानी कि रट कर किसी चीज़ को बच्चों को पढ़ाना इसे बेस्ट नहीं माना जाता है। रटने पर रोक लगाया जाता है, ना कि रटने को हम प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए जिसमें कि वो अपने क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ कर पाएँ, उनके अंदर जो भी योग्यता है वो बाहर आ सके, ना कि वो उसको सिर्फ रट लें या और उसे ही उत्पादित कर दें। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और बच्चे में क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करना ये सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान होता है या बेहतर होता है। तो बच्चों को जब किसी समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, यानी कि बच्चे जब आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो इसे काफ़ी बेस्ट माना जाता है, जो सीखने के लिए काफ़ी बेहतर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है, जब बच्चे ग्रुप में जब एक बैठे हुए होते हैं और जब वो ग्रुप में आपस में चर्चा करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इसके माध्यम से वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं, जिससे कि बच्चा क्या है कि अपनी प्रॉब्लम का आसानी से वो सॉल्यूशन ढूंढ पाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुकरण करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि विकास की गति जो होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और सब में जो विकास की जो गति होती है वो भिन्न होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का जैसा विकास हुआ है दूसरे का भी वैसा ही होगा। अगर सभी एक समान हो जाएंगे तो हम सभी रोबोट बन जाएंगे। हम सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती हैं, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को जैसा सोशल कल्चरल इन्वॉल्वमेंट मिलता है उसी से बच्चे का विकास होता है, यानी कि उससे बालक का जो विकास होता है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है और ये बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विकास एक आयामी है ये सही नहीं है, क्योंकि विकास जो होती है वो बहुआयामी होती हैं। बालक का विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, ठीक है, यानी कि या लैंग्वेज के रूप में हो, किसी न किसी रूप में बालक का हमेशा विकास होता ही रहता है। विकास पृथक होता है तो ये भी सही नहीं है। विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है तो ये भी सही नहीं है। विकास जो होता है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों से भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या वातावरण के प्रभाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि व्यक्तियों में एक दूसरे से जो भिन्नता होती है, यानी कि व्यक्तियों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो पाई जाती हैं वो वंशानुगत और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का कारण होता है। हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट में, बालक के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो और ये दोनों का गुणनखंड होता है, वंशानुक्रम का और वातावरण का। वंशानुक्रम वो होते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, वो होता है वंशानुक्रम, जिसमें आता है आँखों का रंग, हमारे बाल का रंग, हमारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, या हमारा शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत हद तक वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। और वातावरण, जो इन्वायरमेंट बच्चों को जैसा मिलता है उसी के अनुसार बच्चे का विकास होता है। अच्छे इन्वायरमेंट मिलने पर बालक में अच्छे गुणों का विकास होता है। अगर बालक को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है तो बालक का उचित रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाते हैं? रोमांचकारी भूमिका निभाते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, गौण भूमिका निभाते हैं, या कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो होती है वो मुख्य भूमिका निभाती हो। और परिवार जो होती है वो बच्चे की प्राथमिक भूमिका, यानी कि प्राथमिक विकास में जो महत्वपूर्ण होती हैं, प्राथमिक में हमेशा परिवार ही आएंगे, क्योंकि बच्चे का जो प्रारंभ में जो विकास होता है वो परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में रहकर ही बच्चे अनेक नैतिक आचरण को सीखते हैं कि उन्हें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सारे गुण जो हैं वो बच्चों को प्रारंभ में अपने परिवार से ही प्राप्त होते हैं। अगर बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे विचार दिए जाते हैं तो बच्चे में अच्छे गुणों का विकास होता है, बालक जो है वो एक अच्छा नागरिक बनता है। लेकिन परिवार का अगर माहौल अच्छा नहीं होता है, जहाँ परिवार में दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं या अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो बच्चे में भी बुरी भाषा विकसित हो जाती है, उनमें भी अच्छा आचरण विकसित नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ये उनके विकास को काफ़ी हद तक बाधा पहुंचाती है। तो परिवार जो होता है वो बच्चे के समाजीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि इस बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। और गौण में हमेशा विद्यालय आएंगे, इस बात को आप ध्यान में रखें कि गौण में यानी कि सेकेंडरी में हमेशा विद्यालय आएंगे और प्राथमिक में हमेशा परिवार आएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक और खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में संधारण और वर्गीकरण करने का गुण जो होता है वो उनमें विकसित हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में निगमनात्मक विचार नहीं आते हैं, और ना ही शैशवावस्था में बच्चा ऐसा नहीं है कि वो तर्क करने लगेगा। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण जो होता है वो बच्चे में तो प्रारंभ के सालों में ही विकसित हो जाता है कि बच्चा अनुकरण करके चीज़ों को सीखने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका होती हैं, शिक्षिका देती हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। ऑप्शन नंबर डी है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती हैं और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि एक कक्षा में शिक्षार्थी जो होते हैं वो समूह में बैठे हुए होते हैं और टीचर जो होती हैं वो प्रत्येक बारी बारी से प्रत्येक समूह के पास जा रही हैं। तो बच्चा क्या है कि बच्चा इसमें एक्टिव है और जिस चीज़ में बच्चा सेंटर में है वो ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, तो पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र संसाधन नहीं है, बल्कि पाठ्य पुस्तक तो है ही, इसके साथ ही साथ बहुत सारे टीचिंग मटेरियल हैं या अन्य शिक्षण सहायक सामग्री हैं जिसके माध्यम से बच्चों को टीचर जो हैं वो शिक्षा प्रोवाइड करा सकती हैं और बच्चों को अच्छा कुछ सिखा सकती हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कि दंड। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो, तो बच्चों में किसी प्रकार का दंड नहीं देना है और बाह्य पुरस्कार पर ज़्यादा नहीं, बल्कि बच्चों को आंतरिक रूप से मोटिवेट करना है किसी चीज़ को करने के लिए, अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती हैं और बच्चों को उन्हें याद करने को कहती हैं, तो याद करने पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, बल्कि बच्चों को सीख कर खुद चीज़ों को कर जोर दिया जाता है बच्चों को सीखने के लिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसमें बच्चे जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं और टीचर जो होती हैं वो उन्हें एक तरीके से सहयोग के माध्यम से चीज़ों को सिखाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है? अमहत्वपूर्ण काल है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है या कम महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है वो अति संवेदनशील होता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है इसी समय अगर बच्चों को कोई भी अगर भाषा सिखाई जाए तो बच्चे उस भाषा को तुरंत सीख लेंगे, क्योंकि इस समय क्या होता है कि बच्चों में जो भाषा विकास की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तेज होती है और इस अवस्था में अगर बच्चों को भाषा सिखाया जाता है तो बच्चे किसी चीज़ को तुरंत सीख जाते हैं। अगर बच्चों को एक साथ 2 से 3 भाषाएं भी अगर सिखाई जाएं तो बच्चे उसे आसानी से सीख जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रारंभिक जो बचपन का जो समय होता है वो भाषा विकास के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छे भाषा सिखाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी भाषा बोलें, अच्छी बातों को बोलें, उनमें नैतिक आचरण का विकास हो ताकि वो अच्छे नागरिक बनकर उभरें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करना है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, या जातीय भेदभाव का परिचायक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को ये प्रकट करती है। ये कह दिया जाता है कि लड़के ही हैं जो ऑफिस का कार्य करेंगे और लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगी, बर्तन मांजेंगी, खाना बनाएंगी। तो ये क्या हुआ, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा हो गई कि लड़कियों के लिए ये कार्य है और लड़कों के लिए वो कार्य है। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। रूढ़िबद्ध धारणा उसे कहा जाता है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और उसे ही हम फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन को किया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगें और डिस्कशन कैसा था। अगर आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो भी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।